मैं हूं अमित परदेशी और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो इसके बेसिक्स समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे किस टाइप का मोशन होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या फंडामेंटल्स है, सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन किस टाइप का मोशन है। ठीक, इसके पहले आप लोग एक चैप्टर पढ़ चुके हैं पूरा मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। मोशन के फंडे आपके मैं क्लियर मान के चल रहा हूँ। तो हम ये समझना चाहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन किस टाइप का मोशन है। तो क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन एक प्लेन में होता है, इसलिए टू डायमेंशनल मोशन है। अभी मैं इसको थोड़ा और एलॉबरेट करूंगा और इसको समझेंगे क्यों टू डायमेंशनल है। और इस मोशन में एक वर्ड यूज हो रहा है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक वर्ड यूज हो रहा है, देखो प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है? प्रोजेक्टाइल हम उस बॉडी को बोलते हैं जो अपनी इंटरनल एनर्जी से मोशन ना करे। मतलब अगर हम उसे फोर्स लगा के फेंके तो वो उस एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट में या अंडर ग्रेविटी के इफेक्ट में ही मोशन करती रहे। लेकिन अगर उस बॉडी ने अपनी इंटरनल एनर्जी यूज कर ली या कोई फ्यूल यूज कर लिया तो फिर वो प्रोजेक्टाइल नहीं हो सकती। जैसे एरोप्लेन, एरोप्लेन अगर हमने इस तरह से चल रहा है तो क्या वो यहाँ आके अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है ना? यहाँ से भी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो हम उस पर प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट नहीं लगा पाएंगे। तो प्रोजेक्टाइल के फंडे किस बॉडी पर लगाए जा सकते हैं? उस बॉडी पर जो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स या एक कंटिन्यूअस फोर्स के इफेक्ट में मोशन कर रही है, जो अपनी इंटरनल एनर्जी को बिल्कुल भी यूज नहीं कर रही। ठीक, अब जब भी बॉडी प्लेन में मोशन करती है तो हम उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कह देते हैं। अब प्रोजेक्टाइल का मतलब आपको क्लियर है और ये समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक, तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। फर्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, सेकंड होता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन, एंड द थर्ड वन इज इंक्लाइंड प्रोजेक्शन। ऐसे तीन तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। ठीक, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंड इंक्लाइंड प्रोजेक्शन। अब वन बाय वन ये समझते हैं कि ये कैसे होते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हम किसे कहते हैं? तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में देखो बच्चों, एक वर्ड आ रहा है हॉरिजॉन्टल, है ना? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में एक वर्ड यूज हो रहा है हमारे पास हॉरिजॉन्टल। मैं इसको फिर से लिख देता हूं। ठीक है, क्या वर्ड यूज हो रहा है बच्चों? हॉरिजॉन्टल। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में एक वर्ड यूज हो रहा है हमारे पास हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि जब भी आप थ्रो करो तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक, अब अर्थ सरफेस से तो ये थ्रो किया नहीं जा सकता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि अगर अर्थ सरफेस से आप थ्रो करोगे तो बॉडी अर्थ पर ही चलती रहेगी, तो ये तो मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की एक खास बात है कि हमेशा इसे किसी हाइट से थ्रो किया जाता है ना? किसी टावर से, किसी हाइट से, किसी बिल्डिंग से, किसी पहाड़ से, जहां से अच्छा लगे, लेकिन हाइट होना चाहिए। तो किसी हाइट से जब हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन खास बात क्या है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस और वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस। तो अगर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब इस डायरेक्शन में हमने बॉडी को थ्रो तो कर दिया, बॉडी चलेगी कैसे? बॉडी इस तरह से एक पैराबोलिक पार्ट ट्रेवल करती हुई आएगी और यहां पर गिर जाएगी। अब ये सारी चीजें हमें समझना है कि ये पैराबोला क्यों है, क्या होता है, ये सब चीजें हम इसमें समझने वाले। तो जब भी इस तरह का प्रोजेक्शन होगा उसे बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक, ये क्लियर है बच्चों? ऑब्लिक प्रोजेक्शन की बात करते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्शन जनरली अर्थ सरफेस से किया जाता है, लेकिन इसे एच हाइट से भी किया जा सकता है, वो एक स्पेशल केस होगा। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है? जिसमें हम बॉडी को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर थ्रो करते हैं। तो व्हाट इज थीटा? इट इज डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, और वी कैन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो जब भी इस तरह से थ्रो किया जाता है तो बॉडी फिर एक पैराबोलिक पाथ में ट्रेवल करती हुई इस तरह से आके अर्थ पे गिरती है। और इस तरह के मोशन का जो स्टडी किया जाता है वो पूरा के पूरा ऑब्लिक प्रोजेक्शन में किया जाता है। ठीक, समझ रहे हो? थर्ड है इंक्लाइन प्रोजेक्शन। इंक्लाइन प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि आप जो प्रोजेक्शन करने वाले हो, मान लो कोई अल्फा एंगल का इंक्लिनेशन है, यहां पर जो भी थ्रो किया जाने वाला है वो इंक्लिनेशन पर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ऑब्लिक प्रोजेक्शन होगा। मतलब ऑब्लिक प्रोजेक्शन जब इंक्लाइन प्लेन पे किया जाता है तो हम उसे इंक्लाइन प्रोजेक्शन कह देते हैं। ठीक, मैं नीचे से फेंक देता हूं इस बॉडी को, यहां से हमने यू स्पीड से इंक्लाइन से थीटा एंगल बनाते हुए यू से हमने इसको थ्रो किया।
तो किस तरह से चलेगी बच्चों ये बॉडी? ये फिर एक पैराबोलिक पार्ट ट्रेवल करती है, ऐसे जाके यहां गिर जाएगी। ठीक, अगेन जो पाथ होगा वो पैराबोला होगा। ठीक, तो ऐसे 3 टाइप है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के। ठीक है, ऐसे 3 टाइप है प्रोजेक्टाइल मोशन के जिसे हमें एलॉबरेट करना है। पहला है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, जिसमें थ्रो हॉरिजॉन्टली किया जाता है। दूसरा है ऑब्लिक प्रोजेक्शन, जिसमें थ्रो ऑब्लिकली किया जाता है। और तीसरा है इंक्लाइन प्रोजेक्शन, जिसमें थ्रो इंक्लिनेशन पे किया जाता है। मतलब जो टाइप की कैटेगरीज बनाई गई है वो थ्रो के अकॉर्डिंग बनाई गई है। थ्रो हॉरिजॉन्टली करो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, थ्रो ऑब्लिकली करो, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, और थ्रो इंक्लाइन प्लेन पर करो ऑब्लिकली, तो उसे इंक्लाइन प्रोजेक्शन कहते हैं। अब वन बाय वन हम एक एक प्रोजेक्टाइल मोशन को उठाएंगे, इसको एलॉबरेट करेंगे और समझेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं और इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या कैलकुलेशन हो सकते हैं। ठीक, तो क्योंकि फर्स्ट मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लिखा हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, चलो स्लाइड चेंज कर लेता हूं मैं। सॉरी। तो यहां पर हमारा हेडिंग है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है भैया, लो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे आ गए। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है। जब भी थ्रो किया जाता है ना, तो ये थ्रो h हाइट से किया जाता है। लो भैया, h हाइट का टावर ले लेते हैं, टावर पे चले जाते हैं और यहां से एक प्रोजेक्टाइल को, प्रोजेक्टाइल मतलब वो बॉडी जो बिना इंटरनल एनर्जी के मोशन करे, ये पत्थर हो सकता है, बॉल हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसे आपने फेंका और उसने अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज नहीं किया। अगर इंटरनल एनर्जी यूज कर ले तो फिर वो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा, और अगर इंटरनल एनर्जी ना यूज करे तो हाँ प्रोजेक्टाइल होगा। वेरी गुड, समझ गए। तो इसे इनिशियल वेलोसिटी यू से हमने इस डायरेक्शन में थ्रो किया। ये जो एक्सिस है इसे मैं बोल देता हूं एक्स एक्सिस, और ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस आ गया। ठीक है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, आप चाहो तो वाई भी बोल सकते हो, कोई बुराई नहीं है। ठीक, अब थ्रो करने के बाद ये बॉडी इस पाथ में चली, तो हमें ये सब समझना है कि ये पाथ ऐसा क्यों है। ठीक, चलो भैया थ्रो तो कर दिया। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो बॉडी का जो मोशन है वो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। देख पा रहे हो, उसको समझ पा रहे हो कि बॉडी का जो मोशन है वो कहां पर हो रहा है? बुढ़ापा आ गया यार, खांसी हो गई। बॉडी का मोशन कहां पर हो रहा है? एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। एक्स वाई प्लेन में हो रहा है मतलब ये मोशन इन प्लेन है, और अगर ये मोशन इन प्लेन है तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन होता है, मैंने बोला था थोड़ी देर बाद बताऊंगा, तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब 2D को स्टडी कैसे किया जाता है? आपने 1D तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया, 2D को स्टडी कैसे किया जाता है, कैसे हम 2D पढ़े जिसमें हमें 1D की पूरी हेल्प मिल जाए। तो एक्चुअली जो इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाई गई है उनकी 2 लिमिटेशन सब लोग जानते हैं। पहली लिमिटेशन कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, और दूसरी लिमिटेशन कि मोशन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। अगर मोशन 1D है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो आप इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। साथ में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहां तो मोशन प्लेन में हो रहा है और अभी हमें पता भी नहीं किस किस एक्सिस पे कौन कौन सा एक्सेलरेशन है। तो यहां पर हम 1D के वो फंडे कैसे लगाए जो हम पूरे चैप्टर में सीख के आए। तो समझो उसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले इस 2D को 2 1D में तोड़ लो। क्या करना है बच्चों? इस 2D को 2 1D में तोड़ना है। तो अगर हम इस 2D को 2 1D में तोड़ देते हैं तो फिर हम यहां पर फंडे लगा सकते हैं। लो भैया, फ्री हैंड बनाना हमेशा ज्यादा आसान होता है। तो 2 एक्सिस है जिसे हमें एनालाइज करना है ना। पहला है एक्स एक्सिस जिसे हम एनालाइज करने वाले, दूसरा है वाई एक्सिस। अब क्या देखना है हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमें इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन देखना है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी देखो, जिस वेलोसिटी से हमने थ्रो किया था, जिस वेलोसिटी u से थ्रो किया गया था, वो सारे के सारे वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस इज u। क्या ये समझ पा रहे हो कि सारी की सारी वेलोसिटी एक्स को ही दी गई है, तो y पर इनिशियली कोई वेलोसिटी है ही नहीं। सारी की सारी इनिशियल वेलोसिटी कहां पर है? एक्स पर। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑन y एक्सिस को 0 लिखा जा सकता है।
इनिशियल वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस इज u एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑन y एक्सिस इज 0, क्योंकि u हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कभी भी इसका कोई कंपोनेंट y एक्सिस पे नहीं मिलेगा, इसलिए सारी की सारी इनिशियल वेलोसिटी कहां है, x पर। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन लाता कौन है, एक्सेलरेशन लाता है फोर्स। और हम किस एक्सेलरेशन को स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेकर आएगा एक कंटीन्यूअस फोर्स। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस पर कोई कंटीन्यूअस फोर्स प्रेजेंट नहीं है, है ना, क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते समय एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक, इस बात को भी ध्यान रखो, एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं, अर्थ के रोटेशन को भी नेग्लेक्ट करते हैं, है ना, और भी कई सारे कंसिडरेशन लेके चलते हैं। तो हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो सब थ्योरेटिकली होगा, प्रैक्टिकली चीजें बदल जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकली एयर भी प्रेजेंट होती है और पढ़ते समय हम एयर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर कोई हवा नहीं चल रही है, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस नो फोर्स इज प्रेजेंट। एज नो फोर्स इज प्रेजेंट, सो एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑलवेज जीरो। क्योंकि कोई फोर्स नहीं है, इसलिए एक्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। नाउ, क्या वाई एक्सिस पर कोई फोर्स है? अगर मैं बॉडी को इस पॉइंट पे देखूं, किसी भी पॉइंट पर, तो इस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका वेट mg, और एक कंटीन्यूअस फोर्स है जो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लाएगा, और mg कितना एक्सेलरेशन लाता है, g। तो y एक्सिस पर एक एक्सेलरेशन है g। नेगेटिव साइन यहां पर डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, आप चाहो तो इसे प्लस जी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 1D के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो हम ऐसा बोलते थे कि जो भी क्वांटिटीज हम डाउनवर्ड डायरेक्शन मेजर करते हैं उसके साथ एक माइनस साइन लगाते हैं, और माइनस साइन क्या बता रहा है हमें, डायरेक्शन। ठीक, तो डाउनवर्ड एक एक्सेलरेशन है g। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पर जो मोशन हो रहा है, एक्स एक्सिस पर जो मोशन हो रहा है वो एक यूनिफॉर्म मोशन है। एक्स एक्सिस पे जो मोशन हो रहा है वो एक यूनिफॉर्म मोशन है, एज नो फोर्स इज प्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस। क्योंकि एक्स पर कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए एक्स पे होने वाला मोशन कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। और क्या वाई एक्सिस पर फोर्स प्रेजेंट है, यस, फोर्स प्रेजेंट है। ठीक, तो वाई एक्सिस पर जो मोशन हो रहा है वो कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। छोटी छोटी बातें हैं जो बताते जा रहा हूं। वाई एक्सिस पे होने वाला मोशन एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और एक्स पे होने वाला मोशन एक यूनिफॉर्म मोशन है। इतनी बात समझ गए, छोटी छोटी बातें, सारी चीजें समझते जाओ। मैं प्रोजेक्टाइल का एक एक छोटा से छोटा फंडा भी मैं बता दूंगा, जो तुम्हें सारी चीजें क्लियर कर देगा और क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि हम इसको स्टडी करें क्या, क्या क्या स्टडी करना है। तो एक काम करते हैं, प्रोजेक्टाइल को हमने यहां से फेंका था, टी टाइम के बाद ये यहां आ चुका है, टी टाइम के बाद यहां आ चुका है, मान लो स्मॉल टी टाइम इसको लगा यहां आने में। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे पता करें, यहां तो वेलोसिटी यू थी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे मिलेगी। तो प्रोजेक्टाइल के पाथ पैराबोला होता है, और पैराबोलिक कर्व पर आपको किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए तो हमें उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाना चाहिए। तो यहां पर ड्रॉ करो आप एक टेंजेंट, और जैसे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको मिल जाएगी डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या मिलेगा आपको, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात समझ में आई, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो हमने टाइम के जिस इंस्टेंट पर बात करी है, उस इंस्टेंट पर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी, और वो क्या है, v। अब सवाल बोल रहा है कि चलो भैया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टी टाइम के बाद v है, तो बताओ v क्या होता है। ठीक है, अब क्या हम इस v के कंपोनेंट बना सकते हैं, ऐसे दो, इस v के ऐसे दो कंपोनेंट बनेंगे। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसे मैं vx बोल देता हूं, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, इसको vy बोल देता हूं। और हॉरिजॉन्टल से अब ये किसी एंगल पे आ चुका है, से अल्फा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पे आ चुकी है, से अल्फा। सो व्हाट डू मीन बाय अल्फा, इट इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात समझ में आई, अल्फा को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सारे नाम भी ढंग से याद होने चाहिए। क्वेश्चन ये थोड़ी बोलेगा कि कैलकुलेट अल्फा, क्वेश्चन तुमसे ये थोड़ी बोलेगा कि कैलकुलेट अल्फा, क्वेश्चन तो बोलेगा कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उस समय हमें समझ में आना चाहिए डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसको बोलते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है यहां पर अल्फा। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन है कि अगर u से फेंका है तो यहाँ पे vx बताओ, v बताओ, vy बताओ, अल्फा बताओ, सारी चीजें कैलकुलेट करो। अच्छा, एक और चीज, ये जो प्रोजेक्टाइल यहां चला, तो
इतनी डिस्टेंस वो एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर चुका है, एक्स पे इतना आगे बढ़ चुका है, और वाई एक्सिस पे इतना नीचे आ चुका है, ये वाई है। तो एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस, और वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स और वाई पे डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करो। चलो करते हैं। सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटीज। ठीक है, सबसे पहले वेलोसिटीज कैलकुलेट करते हैं। तो हेडिंग है अपना वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। टी टाइम के बाद वेलोसिटी। ठीक, हेडिंग क्या है हमारा? वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। टी टाइम के बाद हमें वेलोसिटी चाहिए। ठीक है भैया, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी हमें चाहिए। करते हैं इसको सॉल्व। तो वेलोसिटी चाहिए आपको, इनिशियल वेलोसिटीज पता है, आपको एक्सेलरेशन पता है, और वेलोसिटी चाहिए, तो क्या हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाहिए, जो होती है v इक्वल टू यू प्लस एटी। यस, मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा लेना चाहिए। लेकिन कॉन्सेप्ट बोलता है कि दीज इक्वेशंस आर ओनली एप्लीकेबल फॉर वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? दीज इक्वेशंस आर ओनली एप्लीकेबल फॉर वन डायमेंशनल मोशन। तो इसको एक बार में एक ही एक्सिस पे लगाते हैं। हमने तो 2D को दो 1D में तोड़ लिया। क्या करा हमने? 2D को दो 1D में तोड़ लिया, और पहला 1D है हमारा एक्स एक्सिस पर और दूसरा है वाई एक्सिस पर। तो 2D को हम इस तरह से दो 1D में तोड़ चुके हैं, एक्स पर और वाई पर। तो जब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो सारी वैल्यूज हम एक्स की ही लेकर चलेंगे, क्योंकि हम मोशन को एक्स पर एनालाइज कर रहे हैं। और जब आप मोशन को वाई एक्सिस पर एनालाइज करोगे तो क्या करोगे? सारी वैल्यू वाई की लेकर चलोगे, क्योंकि आप मोशन को वाई एक्सिस पर एनालाइज कर रहे हैं। ठीक, चलो अप्लाई करते हैं। तो अब ध्यान से देखना और सुनना और समझना और सारी वैल्यू खुद बताने की कोशिश करना। अगर मैं बोल रहा हूं एक्स एक्सिस पर इस इक्वेशन को लगाओ, तो इस इक्वेशन में v क्या होता है बच्चों? v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। और इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन आपको यहां से पता है, टी टाइम के बाद जो फाइनल वेलोसिटी वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो सारी वैल्यू बता पाओगे? चलो बताओ। तो v क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस। बताओ x पर फाइनल वेलोसिटी क्या है? ये तो vx है। बहुत बढ़िया। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, हम x की बात कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस क्या है? u है, तो यहां लिख देते हैं u। फिर प्लस a फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम x की बात कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है? 0, तो यहां आ जाएगा 0। तो vx की वैल्यू मिलेगी u। हालांकि ये बात हमें पहले ही समझ में आ चुकी थी। ठीक है, ये बात हमें पहले ही समझ में आ चुकी थी कि इस पर वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली है। एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली है, हमें पहले ही समझ में आ गया था, क्योंकि मैंने बोला था एक्स पे जो मोशन है वो कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन फिर भी आत्मा की शांति जरूरी है, थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रूफ बता देना चाहिए, है ना? आत्मा को शांति मिलती है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो वी एक्स इक्वल टू यू। टी टाइम के बाद एक्स पर वेलोसिटी वही है जो पहले थी। क्यों वही है? क्योंकि एक्स पे कोई फोर्स नहीं है, और एक्स पे कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो भैया वेलोसिटी को चेंज करेगा कौन? एक्सेलरेशन, और वो तो है ही नहीं, तो वेलोसिटी चेंज हुई ही नहीं। बात समझ में आई? वेलोसिटी चेंज नहीं हुई क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि कोई एक्स पे फोर्स नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बनाए, थोड़ा सा अलग हटके इस क्वेश्चन को पूछे, तो बोल सकता है एक्स एक्सिस पे एक्स की डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हवा चल रही है, एयर फ्रिक्शन को आप कंसीडर कर लो, और हवा इस तरह से चल रही है कि वो बॉल को एक्सिलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। उस केस में क्या करेंगे? उस केस में एक ही वैल्यू 2 रख देना, और वेलोसिटी एक्स पे कांस्टेंट नहीं रह जाएगी। तो एक्स पे वेलोसिटी तब तक ही कांस्टेंट है जब तक हम एयर फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने एयर फ्रिक्शन को कंसीडर किया, क्वेश्चन ने बोल दिया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हवा चल रही है, या कोई ब्लोअर लगा रखा है, या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो फोर्स लगा रहा है, तो फिर हमें एक्स पे एक्सीलरेशन को कंसीडर करना पड़ेगा। उस कंडीशन में आपको एक्स पर एक्सीलरेशन कंसीडर करना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन से कैलकुलेशन होंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन पता था, फिर भी मैंने ये इक्वेशन बताई, उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट था, एक लॉजिक था कि अगर एक्सीलरेशन दे दिया तो कैसे सॉल्व करना है, इससे समझ में आता है। समझ गए? चलो, तो अब कैलकुलेशन करते हैं वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर जब हम इस इक्वेशन को लगाएंगे, तो वाई पर फाइनल वेलोसिटी क्या है? वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, वाई पे फाइनल है वी वाई इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस 0। वाई पर इनिशियल वेलोसिटी यहां से देख लो, इनिशियल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस 0, और एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस जी, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस है जी, और टी टाइम के बाद चाहिए तो टी, तो वी वाई की वैल्यू मिली हमें जी टी। ये भी समझ में आया? वी वाई की वैल्यू क्या मिली हमें? जी टी।
तो वी वाई इक्वल टू जी टी हमें क्या बता रहा है? वी वाई इक्वल टू जी टी बता रहा है कि हर सेकेंड वेलोसिटी 10 से इंक्रीज होगी, क्योंकि जी की वैल्यू हम 10 कंसीडर कर लेते हैं, वैसे होती 9.8 है, लेकिन कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम 10 कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर ये 10 है तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ, 10, 2 सेकंड बाद 20, 3 सेकंड बाद 30, 4 सेकंड्स के बाद 40। तो क्या इस तरह से हर सेकंड स्पीड वाई एक्सिस पर 10 से इंक्रीज हो रही है? हाँ, वेलोसिटी हर सेकंड वाई पर 10 से इंक्रीज हो रही है। तो अब अगर इसका कैलकुलेशन करना और मैं बोलूं कि 20 सेकंड के बाद वाई पर वेलोसिटी बताओ, तो 20 इंटू 10 200, हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करके बता देना। ठीक, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट पर आते हैं, है ना, जिसे हमने कहा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये है क्या चीज? ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये है क्या चीज? ये Vx और Vy का 90 डिग्री पे, Vx और Vy का 90 डिग्री पे रिजल्टेंट है। ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी V है, ये है क्या चीज? Vx और Vy का 90 डिग्री पे रिजल्टेंट है। ठीक, तो Vx और Vy हमारे पास है, तो क्या इसका 90 डिग्री पे रिजल्टेंट कैलकुलेट करना आ जाएगा? यस, हमें आता है। 90 डिग्री पे रिजल्टेंट होता है रूट ओवर Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। हाँ, अगर आप चाहो तो Vx Vy की वैल्यू पुट कर दो, Vx की वैल्यू u और Vy की वैल्यू gt। तो इस तरह से हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी टाइम पर कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। पहला किससे फेंका था, और दूसरा किस टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, u और t। बस जी तो आपको पता ही होता है। तो अगर आपको u और t की वैल्यूज पता है तो किसी भी टाइम पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताई जा सकती है। ठीक, अब ध्यान से देखो कि ये जो Vy है, ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है, और इस अल्फा को मैंने कहा था डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या कहा था बच्चों इसको? इसको कहा था डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं सब चीजें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए कि पूछा क्या गया। क्वेश्चन आपसे डायरेक्शन पूछेगा तो वो इसी तरह से नाम लिखेगा। ठीक, तो मैं गलती से मैंने उसको मिटा दिया। डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है भाई, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या चीज? अल्फा। ये जो डायग्राम है इसमें डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? अल्फा। और अगर आप ध्यान से देखो अल्फा का कैलकुलेशन तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? ध्यान से देखो, ये वी वाई है तो क्या ये भी वी वाई और ये वी एक्स है। तो इस ट्राइंगल में ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनियस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हमें इस ट्राइंगल में अल्फा चाहिए जिसका हमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों पता है, तो क्या टेन अल्फा लगा लेना चाहिए? बिल्कुल टेन अल्फा लगा सकते हो। तो अल्फा इक्वल टू मिलेगा आपको टेन इनवर्स परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर है इसका वो है वी वाई और बेस वी एक्स। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, यहां से हमें क्या मिल गया बच्चों? यहां से मिल गया डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस तरह से आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की किसी भी टाइम टी पर डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी। ठीक, मैं स्लाइड चेंज कर सकता हूं लेकिन मुझे डायग्राम की और इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यही लिख रहा हूं। ठीक है, तो इसको समझो। अब क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी। टी टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है भैया, टी टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट चाहिए। बताते हैं टी टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमें कौन सी इक्वेशन यूज करना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हम इक्वेशन यूज कर लेते हैं सेकंड, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमने इक्वेशन यूज कर ली सेकंड इक्वेशन, और वो क्या है? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें पता है कि इक्वेशंस आर ओनली एप्लीकेबल फॉर वन डायमेंशनल मोशन,
चलो तो इस इक्वेशन को एक्स एक्सिस पे लगाते हैं। तो जब हमने इस इक्वेशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को एक्स एक्सिस पे लगाया, ठीक, तो एक्स पर ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट एक्स पे कितना हो चुका है, एस की वैल्यू हो गई एक्स, इनिशियल वेलोसिटी u, कितने टाइम के बाद चाहिए t, एक्सेलरेशन क्या जीरो, तो ut प्लस जीरो, x इक्वल टू ut। यह गया डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे t टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट होगा x इक्वल टू ut। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है। चलो इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं y एक्सिस पर, y एक्सिस पे अप्लाई करते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को y एक्सिस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस हो गया y, इनिशियल वेलोसिटी ऑन y एक्सिस जीरो, यहां से देख देख के बता सकते हो, और एक्सेलरेशन कितना है g, और टाइम t, तो y इक्वल टू मिल जाएगा हमें हाफ जी टी स्क्वायर। ये मिल गया हमें डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस। तो क्या किसी भी टाइम t पर बता सकते हो कि जब फेंका था मान लो तब स्पीड 100 थी, तो 2 सेकंड बाद बॉडी चल के यहां आ गई, यहां से फेंका 100 से, और बॉडी 2 सेकंड बाद चल के यहां आ गई, तो हम बता सकते हैं 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी इंस्टेंटेनियस। हम बता सकते हैं उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वो किस डायरेक्शन में होगी, और वहां से कितना एक्स पे चल चुकी होगी, कितना वाई पे चल चुकी होगी। तो इस तरह के सारे कैलकुलेशन यहां पर किए जा सकते हैं। मतलब किसी भी पॉइंट पर कुछ भी पूछ ले, आपको सब कैलकुलेट करना आता है। बात समझ में आई? मैंने क्या सिखाया आपको कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के किसी भी पॉइंट पर कुछ भी चीज पूछ ली जाए, आपको सब कैलकुलेट करना आता है। ठीक है, तो दो इक्वेशंस हमें यहां पर मिली है, ध्यान से देखो, x इक्वल टू यूटी और एक हाफ जी टी स्क्वायर। एक x पे डिस्प्लेसमेंट बता रहा है और एक y पे डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। ठीक है, चलो एक बार इसका थोड़ा सा कंसेप्चुअल फंडा और समझते हैं कि हमने जो समझा x और y वो क्या है। यहां से हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, ठीक है भैया, और ये जो था ये इस तरह से एक पैराबोलिक पार्ट ट्रेवल करते हुए आ गया था। अब मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट को बोल देता हूं x, यहां से यहां तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट x है और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट y है, और हमें इन x और y की वैल्यूज मिल चुकी है। ठीक, x और y की वैल्यूज मिल चुकी है, x मिला हमें ut और y इक्वल टू क्या मिला हमें, हाफ जी टी स्क्वायर। ये x और y की वैल्यूज मिल चुकी है किसी भी टाइम t पर। तो मैंने यहाँ जो टाइम लिया है वो टोटल टाइम ले लिया, तो टोटल टाइम में आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें x y मिल चुका है। अब सोचो अगर हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है, ये पाथ, ये जो पाथ यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, जिस पाथ पे ये चला है, इसी पाथ को बोला जा रहा है ट्रेजेक्ट्री। तो अगर हमें इस पाथ की इक्वेशन चाहिए, मैथमेटिक्स में हर पाथ की अपनी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की अपनी इक्वेशन है, पैराबोला की अपनी इक्वेशन है, इलिप्स की अपनी इक्वेशन है, वैसे इस पाथ की भी अपनी इक्वेशन होगी, ये भी एक पैराबोला ही। तो अगर हमें इसकी इक्वेशन चाहिए तो ध्यान समझो कि मैथमेटिक्स क्या बोलता है। मैथमेटिक्स बोलता है कि भैया जब भी आपको किसी पाथ की इक्वेशन चाहिए तो टाइम को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट टाइम टू गेट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। टू गेट द इक्वेशन ऑफ पाथ वी शुड एलिमिनेट टाइम। अगर हम टाइम को एलिमिनेट करते हैं तो हमें उस पाथ की इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहां से टाइम की वैल्यू देखो क्या मिलेगी, एक्स अपॉन यू, ये टाइम की वैल्यू मिली, और इस टाइम की वैल्यू को यहां पुट कर दो। तो जब हम टाइम की वैल्यू को यहां पुट करते हैं तो देखो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और t की वैल्यू क्या है, x बाय यू होल स्क्वायर। तो हमें मिलेगा y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर। तो इस तरह से हमें क्या मिला, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ पाथ। इस तरह से हमें इक्वेशन ऑफ पाथ मिल चुका है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिल चुका है, जिसकी वैल्यू है जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर। ये बात भी समझ में आई? ठीक है, अब इसका एक थोड़ा सा छोटा सा यूज करके देखते हैं, समझते हैं कि कैसे इसे यूज किया जा सकता है ना, किस तरह से हम इस इक्वेशन ऑफ पाथ को यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पाथ क्या आया था बच्चों, एक बार यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, क्या आया था हमें, जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर, ये था हमारा इक्वेशन ऑफ पाथ। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और इसको यूज करना सीखते हैं। तो क्वेश्चन है कि ये भैया स्टेयर्स, सीढ़ियां, डायग्राम देख के समझ पा रहे होंगे, बीच में डॉट 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 मतलब कई सारी सीढ़ियां, यहां पर एक बॉल रखी हुई थी इस तरह से। इस बॉल को किसी बच्चे ने किक कर दिया और इसको किक किया 10 मीटर पर सेकेंड से।
10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको किक किया, तो ये बॉल इस तरह से पैराबोलिक पाथ में चलती हुई यहां गिरी, और जिस स्टेप पे गिरी वो था nth स्टेप। जिस स्टेप पे जाके बॉल गिरी वो कौन सा स्टेप था? nth स्टेप था। अब अगर हमें स्टेप्स की विड्थ और हाइट गिवन हो, अगर हमें स्टेप्स की विड्थ और हाइट गिवन हो, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उस स्टेप की वैल्यू बताओ, उस nth स्टेप में n बताओ कि किस स्टेप पे बॉल जाके गिरने वाली है। ठीक, क्वेश्चन समझ गए कि किस स्टेप पर जाके बॉल गिरने वाली है, हमें उसकी वैल्यू बतानी है। तो हाइट हम ले लेते हैं, इसकी हाइट ले लेते हैं 25 सेंटीमीटर, और ये जो विड्थ है ये ले लेते हैं 50 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो विड्थ है सभी स्टेप्स की वो 50 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है वो 25 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि किस स्टेप पे जाके बॉल गिरी। ठीक, बताते हैं, ध्यान से देखो, क्या यहां पर हाइट और विड्थ दोनों की बात होने वाली है ना? ठीक है भैया, यहां पर किस किस की बात होने वाली है? हाइट की बात भी होने वाली है, और हाइट की बात भी होने वाली है, और एक्स एक्सिस विड्थ की बात भी होने वाली है। तो अगर बॉल पहले ही स्टेप पे गिर जाती तो हाइट क्या होती? 25। अगर बॉल दूसरे स्टेप पे गिरती तो हाइट होती 25 इंटू 2। मान लो बॉल पांचवें स्टेप पे गिरती तो हाइट होती 5 बार 25, मतलब 25 इंटू 5। लेकिन बॉल तो nth स्टेप पे गिरी है, तो y की वैल्यू या हाइट की वैल्यू होगी n इंटू 25। ये बात समझ में आई? हाइट की वैल्यू क्या होगी? n इंटू 25। हाइट की वैल्यू हो जाएगी आपकी, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूं, ठीक से दिखाई देगा। हाइट की वैल्यू हो जाएगी n इंटू 25। क्यों? क्योंकि पहले स्टेप पे गिरती है 25, दूसरे पे गिरती है 2 इंटू 25, nth पे गिरी है तो n इंटू 25। सिमिलरली अगर बॉल पहले स्टेप पे गिरती तो 50 सेंटीमीटर की ये डिस्टेंस ट्रेवल करती, सेकेंड स्टेप पे 50 इंटू 2, और nth स्टेप पे गिरी है तो 50 इंटू n। तो इसका जो x की वैल्यू हो गई वो 50 इंटू n हो गई, और जो y की वैल्यू हो गई n इंटू 25 हो गई। हमसे n पूछा, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10, तो देखो x y और सारी वैल्यूज हम यहाँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में पुट कर देते हैं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से सॉल्व होगा। यहाँ पर जो y है, y की वैल्यू हमें मिल चुकी है n इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। हम इसको मीटर में इसको कन्वर्ट कर चुके हैं हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में। x की वैल्यूज हमें मिल चुकी है 50 इंटू n इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। 50 भी सेंटीमीटर में था, मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर चुका हूं। हमसे पूछा है nth स्टेप, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाते हैं भैया, gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर। लो भाई साहब, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा ली। तो y की वैल्यू पुट करें n इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू g की वैल्यू 10, x की वैल्यू 50 n इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। स्क्वायर है, मैं दो बार लिख लेता हूं, दो बार लिखना है, स्क्वायर करने से थोड़ा ज्यादा आसान होगा, अच्छे से कैलकुलेशन हो जाएंगे। u की वैल्यू 10, ये पुट कर लिया, तो 10 10 कैंसल, एक n इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है कैंसल, 25 से 50 कैंसल, 2 टाइम्स 2 से 2 भी कैंसल, 10 टू द पावर माइनस 2 से 10 टू द पावर माइनस 2 भी कैंसल, और ये 0 से 5 कैंसल। तो n इक्वल टू मिला 1 बाय 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। वो टर्म नीचे आ गई, इसको अगर ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा 100 बाय 5, दैट इज 20। तो बॉल जाके गिरने वाली है 20th स्टेप पर। बॉल यहां से जब थ्रो हुई थी तो कहां जाके गिरने वाली है? बॉल जाके गिरने वाली है 20th स्टेप पर। तो क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज समझ आया? हाँ, हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज समझ में आया। बॉल जाके 20th स्टेप पर गिरने वाली है। तो बच्चों, कब कब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करोगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज तब करो जब या तो आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, या एक्स और वाई की वैल्यूज में एक्स दिया हो, वाई पूछा हो, वाई दिया हो, एक्स पूछा हो। ठीक, तो जब भी प्लेन में मोशन की बात होगी, कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, या एक्स वाई में से कोई एक वैल्यू गिवन देके दूसरी पूछी होगी, तब आप इस इक्वेशन का यूज करो। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में अभी पढ़ने के लिए कुछ चीजें और भी है। बॉडी कितने टाइम में नीचे गिरती है, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना दूर जाके गिरती है प्रोजेक्शन पॉइंट से, हॉरिजॉन्टल रेंज, इस तरह के कैलकुलेशंस और भी है। लेकिन आज के लेक्चर में इतना ही है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब हम उन सारी चीजों को और अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो होपफुली जो भी पढ़ाया, जो भी समझाया, वो सबको समझ में आया होगा। इसे अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।